इस रामपुर गांव में एक ऐसा घर था जहां की कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह जाता था। उस घर की जेठानी अपने ही देवर और सास से आंगन झाड़ू मरवाती थी, अपने ही देवर से बर्तन मजवाती थी, अपने पति से पैर दबवाती थी और अपनी सास ननद से दिन रात झाड़ू पोछा करवाती थी। हद तो तब हो गई जब वो अपने ही ससुर, जो उसके लिए पिता समान थे, उनसे सब्जी कटवाती थी। अब सवाल ये है, आखिर क्या कारण था कि पूरा परिवार उसका ये सब जुल्म चुपचाप सह रहा था। कड़क धूप में वो अपनी सास और ननद से काम करवाती थी, फिर भी कोई उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलता था। ऐसा क्या राज था जिसकी वजह से पूरे घर में सिर्फ उसी का राज चलता था? क्या इस जेठानी को कोई बदल पाएगा या फिर ये जुल्म ऐसे ही चलता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों इस जेठानी को कोई कुछ कह नहीं पा रहा था? आइए देखते हैं इस चौंकाने वाली कहानी का सच। ये क्या चल रहा है यहाँ? सुबह सुबह इतनी गर्मी में क्या बन रहा है जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है? अरे नेहा बहू आओ, देखो ना, आज रोहन का जन्मदिन है तो सोचा सुबह के नाश्ते में थोड़ा पनीर बना लूं और साथ में पूरी। बच्चे का जन्मदिन साल में एक बार आता है। हाँ भाभी, भाई को पनीर बहुत पसंद है ना, तो मम्मी ने कहा है कि आज उनकी पसंद का ही खाना बनेगा। पनीर? वाह, आप लोगों को तो जैसे पैसे पेड़ पर उगते हुए दिख रहे हैं। क्या पनीर आजकल मुफ्त में आता है? मम्मी जी, क्या आपको अंदाजा भी है कि दूध और पनीर के दाम कहाँ पहुँच गए हैं? आप लोग तो ऐसे ऐश कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़े खानदान के नवाब हों। बहू, ये तुम क्या कह रही हो? पनीर कोई इतनी भी महंगी चीज नहीं है कि हम रोहन के जन्मदिन पर ना बना सके। आखिर वो भी तो इस घर का बेटा है। बेटा है तो क्या हुआ? क्या उसकी जेब से पैसे आ रहे हैं? मम्मी जी, याद रखिएगा कि आज इस घर का चूल्हा मेरे पापा के दिए हुए पैसों से जल रहा है। आपके पति का बिजनेस तो कब का डूब चुका है। मेरे पापा अगर मदद ना भेजे तो पनीर तो क्या, आप लोगों को सूखी रोटी के भी लाले पड़ जाए। भाभी, आज भाई का जन्मदिन है, कम से कम आज तो ऐसी बातें मत कीजिए। हम बस थोड़ा सा अच्छा खाना बनाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, आज बना लो, लेकिन ये रोज रोज का ड्रामा नहीं चलेगा। ये जो आप लोगों ने पैसे उड़ाने की आदत डाल रखी है ना, इसे सुधार लीजिए। मुझे फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा तो मत कहो बहू। तो फिर क्या कहूँ? आप लोग तो बस पैसे बर्बाद करना जानते हैं। मेरे पापा दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं और आप लोग यहाँ पनीर की दावतें उड़ा रहे हैं। ये आखिरी बार है, समझ गए आप? नेहा दमदमाते हुए रसोई से निकलकर हॉल में आ जाती है और सोफे पर पैर पसारकर बैठ जाती है और फौरन रिमोट उठाती है। नेहा रिमोट उठाकर एसी चला लेती है। रसोई में लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेबसी से पायल की तरफ देखती है। पायल अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती है। पायल बेटा, हमारी कैसे दिन आ गए हैं। कल तक हम अपने घर में वो वैभव देखते थे कि अगर खाना बच जाता था तो हम अपने नौकरों को दे देते थे और वो भी दुआएं देते थे। और आज हमें अपने ही घर में एक टुकड़ा पनीर बनाने के लिए भी 100 बातें सुननी पड़ रही हैं। मम्मी, आप दिल छोटा मत कीजिए। भाभी का स्वभाव शुरू से ही ऐसा है। जब से पापा के बिजनेस में घाटा हुआ है और उनके पापा ने हमारी मदद की है, वो तो जैसे हमें अपना गुलाम ही समझने लगी हैं। आज रोहन का जन्मदिन है, सोचा था आज उसे उसकी पसंद का खाना खिलाकर थोड़ी खुशी दूंगी, पर इस घर की हवा में तो सिर्फ कड़वाहट ही घुली हुई है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो रोहन के सामने भी ये सब न बोल दे। मम्मी, आप खाना बनाइए, भाई आएगा तो हम सब मिलकर उसे विश करेंगे। भाभी की बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर होगा। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। रोहन खुश है, लेकिन उसे घर के तनाव का अंदाजा है। महेश जी चुपचाप अपना सिर झुकाए खाना खा रहे हैं। नेहा बार बार अपनी प्लेट में पनीर के टुकड़ों को देख रही है, जैसे वो उन्हें गिन रही हो। पायल, खाना खाने के बाद फ्री रहना, मुझे टेलर के यहाँ से अपना ब्लाउज मंगवाना है। नेहा, वो तो जरूरी है, मुझे शाम को एक किटी पार्टी में जाना है। भाभी, दोपहर की धूप बहुत तेज है, क्या मैं शाम को चली जाऊं? अभी बाहर लू चल रही है तो क्या, शाम को तो मुझे पहनना है उसे। तुम अभी जाओगी। और हाँ, ये मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मुझे पता है तुम लोगों की हालत क्या है। नेहा अपने पर्स से कुछ नोट निकालती है और बड़ी बेरुखी से पायल की ओर फेंक देती है। नोट टेबल पर बिखर जाते हैं। रोहन और महेश जी ये देखकर अंदर ही अंदर तिलमिला उठते हैं, पर खामोश रहते हैं। ये लो पैसे, और अभी के अभी जाओ और लेकर आओ। मुझे वो ब्लाउज अभी चाहिए। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। इस घर में रहने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है भाभी, मैं लेकर आती हूँ।
पायल भरी दोपहरी की कड़क धूप में बाहर जाती है। जब वो करीब 1 घंटे बाद वापस आती है तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। शाम को अर्जुन और रोहन काम से वापस आते हैं। अर्जुन को पायल कहीं दिखाई नहीं देती तो मम्मी, पायल कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ होंगी, कर रही होंगी आराम अपने कमरे में महारानी। काम के नाम पर तो बस बुखार चढ़ जाता है उसे। नहीं नहीं अर्जुन बेटा, वो पायल दोपहर में बाहर धूप में गई थी ना नेहा का कुछ सामान लाने, तो शायद उसे लू लग गई है। वो थोड़ा असहज महसूस कर रही थी तो मैंने ही उसे लेटने को कहा है। लो कर लो बुराई अपने बेटे से। अब क्या सामान मंगाना भी जुर्म हो गया है? अर्जुन देखो, तुम्हारी माँ कैसे मुझे विलन बना रही है। बस जरा सा बाहर क्या गई, ड्रामा शुरू हो गया। नेहा, कम से कम इतना बुरा तो मत कहो। वैसे तुम्हें पता भी है कि बाहर कितनी धूप थी। पायल की तबीयत ठीक नहीं है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। हाँ, तुम तो अपनी बहन का ही पक्ष लोगे। जाओ देख लो अब अपनी महारानी बहन को। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, यहाँ तो मेरा दम घुटता है। नेहा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अर्जुन थका हुआ सोफे पर बैठ जाता है। महेश जी भी बाहर से आते हैं और अर्जुन के पास बैठते हैं। पापा, काश हमारे ऐसे दिन ना आए होते कि हमें नेहा के पापा से मदद लेनी पड़ती। आज उनकी वजह से ये घर चल रहा है, इसलिए वो हम सबको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बेटा, मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। हमारा कारोबार अगर उस बिजनेस पार्टनर ने हमें धोखा देकर नहीं डुबोया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हम कोई कम नहीं थे, हमारा भी नाम था शहर में। बस कुछ ही दिनों की बात है पापा। मैं और रोहन मेहनत कर रहे हैं। एक बार सब ठीक हो जाए ना, तो फिर हमारी स्थिति पहली जैसी हो जाएगी। हम सबसे पहले उनके पैसे लौटा देंगे। मुझे रोज 2 बातें सुनना अब बर्दाश्त नहीं होता। भाई, मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर फिलहाल तो हमें भाभी की बातें सुननी ही पड़ेंगी। उनकी वजह से ही हमारे घर का खर्च निकल रहा है। महेश जी, आज तो नेहा ने हद ही कर दी। एक पनीर की सब्जी क्या हमने बना दी। हमें इतना सुनाया, ना जाने हमें उसकी हैवानियत कब तक सहनी होगी। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो जानता हूँ। आखिर अपने बाप समान पिता से बर्तन कौन मजवाता है? वो हमसे बर्तन मजवाती है। अगले दिन नेहा अपनी सहेली पूजा से फोन पर बात कर रही होती है। पूजा उसे उसके घर के हालात और देवर की शादी के बारे में पूछती है। हाँ पूजा, रोहन की शादी का तो सोच रहे हैं ये लोग, पर मैं डरी हुई हूँ। देखो, मैं बड़े घर की हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो इन लोगों को संभाल लेती हूँ। पर अगर रोहन की बीवी भी मेरी तरह किसी बड़े घर की आ गई तो वो अपना रौब जमाएगी, फिर मेरी कौन सुनेगा? तो फिर किसी सीधी सादी घर की लड़की देखना नेहा, जो तेरी बातें माने और घर का काम भी कर ले। बिल्कुल, मैं तो अपनी देवरानी ऐसी लाऊंगी जो गरीब घर की हो, जिसे मैं जैसे चाहूँ वैसे नचा सकूं। गरीब घर की लड़की होगी तो दबी रहेगी और घर का सारा काम भी करेगी। मेरी नजर में एक लड़की है कविता, बहुत ही गरीब घर की है, सीधी साधी है। तू कहे तो बात चलाऊं? हाँ जरूर, मुझे उसके बारे में और बता जरा। रात को खाना खाने के बाद नेहा लता के पास जाती है। लता थोड़ी डरी हुई है कि अब क्या नया हंगामा होगा। लता के कमरे में रोहन भी होता है। मम्मी जी, रोहन अब बड़ा हो गया है, उसकी शादी की उम्र हो गई है, घर के काम भी बहुत बढ़ गए हैं। आप और पायल से संभलती नहीं। मैंने रोहन के लिए एक लड़की देखी है। बहू? कौन है वो बहू और कहाँ की है? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, लड़की मेरी पसंद की है। गरीब घर की है तो कम से कम नखरे तो नहीं करेगी और इस घर को ठीक से संभालेगी। मैंने तय कर लिया है कि इस घर में अगर कोई देवरानी आएगी तो वही आएगी जिसे मैं पसंद करूंगी। पर बहू, रोहन से तो पूछ लो, उसकी पसंद भी तो मायने रखती है। रोहन क्या कहेगा? क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पसंद की शादी कर सके? याद रखिए, शादी का सारा खर्च भी मेरी तरफ से होगा, इसलिए जुबान बंद रखिए और जो मैं कह रही हूँ वो मान लीजिए। लता और अर्जुन बेबसी में एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पता है कि नेहा के खिलाफ जाना उनके बस में नहीं है। बेटा रोहन, देखो, एक बड़े घर की लड़की नेहा हमारे घर में है ही। उसके रंग ढंग तो तुम देख ही रहे हो। ये कविता जो आएगी वो छोटे घर की है, बेचारी सब संभाल लेगी और हमें नेहा के जुल्मों से भी शायद थोड़ा बचा ले। वो तभी रहेगी तो घर में शांति रहेगी। ठीक है मम्मी, अगर आप सबको लगता है कि इसी में घर की भलाई है तो मैं तैयार हूँ। कुछ ही हफ्तों में रोहन और कविता की शादी हो जाती है। कविता एक बहुत ही साधारण और सुंदर लड़की है। शादी के दिन नेहा सबके सामने बहुत मीठी बनती है, जैसे वो दुनिया की सबसे अच्छी जेठानी हो।
लेकिन मुंह दिखाई की रस्म के वक्त उसका असली चेहरा बाहर आने लगता है। वाह अमेरिका बहू, तुम्हारी देवरानी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल गाय जैसी सीधी लग रही है। हाँ, क्यों नहीं, आखिर गरीब घर की जो है। बेचारी के पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं थे शादी के लिए। मैंने तो इसके ऊपर दया करके इसे इस घर की बहू बनाया है, वरना इसके नसीब में इतना बड़ा घर कहाँ था। भाभी चुप रहो, अभी मेहमान है यहाँ, मुस्कुराओ और सबका आशीर्वाद लो। कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुप रहती है। जैसे ही सारे मेहमान चले जाते हैं, नेहा अपना असली रूप दिखाती है। अगले दिन कविता की पहली रसोई की रस्म होती है। नेहा जानबूझकर अपनी 5-6 सहेलियों को लंच पर बुला लेती है। कविता, इधर आओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तो सुनो, मैंने अपनी सहेलियों को बुलाया है, तुम्हें उनके लिए शाही खाना बनाना होगा। जी भाभी, मैं बना लूंगी। क्या क्या बनाना है? पनीर की 2 सब्जियां, दाल मखनी, रायता, पुलाव और कम से कम 50-60 रोटियां। मेरी सहेलियां यहाँ खाएंगी भी और उनके साथ पैक करवा कर भी ले जाएंगी। और हाँ, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये रस्म तुम्हारी है तो सारा काम तुम्हें ही करना होगा। बहू, इतनी सारी रोटियां और इतना सारा खाना अकेली कविता कैसे बनाएगी? मैं और पायल थोड़ी मदद कर देते हैं। खबरदार, जो किसी ने रसोई में कदम रखा। मम्मी जी, आप अपना काम कीजिए। कविता, तुम्हें पता चलना चाहिए कि इस घर में रहने की कीमत क्या है। जी भाभी। और कविता, सुबह के अभी 6 बजे हैं। पहले पूरे घर का झाड़ू पोछा करो, ऊपर से नीचे तक एक भी कोना गंदा नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद बाजार जाओ और सब्जियां लेकर आओ। भाभी, मुझे बाजार का रास्ता नहीं पता और बाहर बहुत धूप है। रास्ता पूछ लेना किसी से। और सुन लो, तुम रिक्शा या ऑटो से नहीं जाओगी, पैदल ही जाओगी। पैसे पेड़ पर नहीं लगते जो तुम्हें मैं रिक्शे के लिए दूं। कविता बेचारी भारी मन से घर की साफ सफाई करती है। उसका हाथ झाड़ू लगाते लगाते थक जाता है, पर नेहा सोफे पर बैठकर उसे टोकती रहती है। सफाई के बाद कविता चिलचिलाती धूप में बाजार जाती है। वो 2-3 भारी झोले लेकर पैदल वापस आती है। पसीने से उसकी साड़ी भीग चुकी होती है। भाभी, ये लीजिए सब्जियां, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या 5 मिनट बैठ जाऊं? बैठने के लिए नहीं बुलाया है तुम्हें यहाँ। पहले हिसाब दो, एक एक पैसे का हिसाब लिखवाओ। कौन सी सब्जी कितने की आई है?